एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोनोमेट्रिक्स के हिंदी के पार्ट 4C में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, सब एपिसोड देखें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो की फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि दो फीचर से ही ये पूरा पूरा बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्रोबेबिलिटी का या संभावना का, अगर हम किसी भी चीज की संभावना पता करना चाहते हैं तो वो संभावना दो चीजों के आसपास रहेगी। पहली तो उसकी सेंटर लोकेशन, सेंटर बोल दीजिए, या उसका लोकेशन जो है, मीन जिसको हम कहते हैं, ये एक सेंटर है, मेजर ऑफ सेंटर, और उस सेंटर से कितना डेविएशन है, और दूसरा उस सेंटर से कितना डेविएशन है उसको बोलेंगे विड्थ या डिस्पर्शन। तो सेंटर लोकेशन में मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है और डिस्पर्शन में आता है वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम इन सब को ऐसा डिस्कस करेंगे कि ये हमारे इकोनोमेट्रिक्स में भी काम आए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, मैंने आपको बताया वेरिएबल रैंडम भी एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और दोनों का मैंने आपको अंतर बता चुका हूं। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि डिस्क्रीट में आप रैंडमली चुनते तो हो, मगर उन सब से चुनते हो जिनकी गिनती आप कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। आपको पता है 50 है, 60 है, आप 5 चुनोगे, 10 चुनोगे, 20 चुनोगे, या कोई भी एक चुनोगे तो आपको पता है कितने में से क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इन स्टूडेंट्स में से किसकी हाइट 6 फीट है या 5 फीट है, तो यू विल बी नॉट श्योर, क्योंकि 5 फीट कुछ इंचेस हो सकती है, 5 फीट कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर हो सकती है, तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि हाइट वेट ये सब डिस्क्रीट नहीं होते, परफेक्टली आप उसको नहीं पिकअप कर सकते। तो अगर x एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो अगर हम x1 से लेकर xn तक कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जो x की वैल्यूज है, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू x की क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है ई एक्स इक्वल टू, पहली वैल्यू है कितनी, x1, और x1 की प्रोबेबिलिटी जो है, यानी कि उसकी संभावना कितनी है आने की, उससे x1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसे ही x2 का p से, जिसमें p क्या है, x2 की प्रोबेबिलिटी, इसी तरीके से सबका इंटू करके हम प्लस कर देते हैं। इसमें जो ex है इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पहले हम क्या करते थे, एक सिंपल एवरेज निकालते थे, मीन जिसको हम कहते हैं। मीन का मतलब क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बहुत पहले क्या होता था कि हम जब भी x1 प्लस x2 अप टू xn करते थे, वो एक सैंपल में से करते थे, वो सैंपल कैलकुलेटेड होता था। आपको पता है इतना सा सैंपल है, 10 20 50 उसमें नंबर्स हैं, आइटम्स हैं। लेकिन जब हम बहुत बड़े पॉपुलेशन को लेते हैं तो उस पॉपुलेशन के मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू ही कहेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे रिपीट हो रहे होंगे और बहुत सारे आइटम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके साथ जुड़ी हुई होगी। उसको आने की या उसके होने की संभावना जो है वो, ये इस पर डिपेंड करेगी कि वो चीज कितनी बार या कितनी उस पॉपुलेशन में है। जैसे कि आप बोले कि एक शहर में अगर आप एक 7 फुट के व्यक्ति को ढूंढने निकले तो उसकी जो संभावना है बहुत कम होगी। ऐसे ही यदि आप 2 फुट का व्यक्ति ढूंढने निकले तो भी कम होगी, मगर यदि आप 5 फुट 5.5 फुट का व्यक्ति ढूंढने निकले तो वो नॉर्मली आपको बहुत मिलेगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हर एक पार्ट की, हर एक एलिमेंट की, हर एक आइटम की संभावना होगी, और उन संभावनाओं के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसे वेटेड एवरेज कहते हैं। जैसे हमने अपने जो एग्जांपल में देखा था काइट्स के, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, तो अगर हम x की वैल्यू लें, जिसमें x हमारा 1 2 3 4 है, तो उसमें इसकी जो संभावनाएं हैं यानी कि प्रोबेबिलिटीज हैं वो है 0.1 0.2 0.3 0.4, क्योंकि ये 10 हैं और 10 में से 1 केवल एक ही काइट में लिखा है, यानी 0.1 10%, और 2 दो काइट्स में लिखा है। अभी आप कलर मत देखिए, हमने जो x लिया है पिछले वीडियोस में अगर आपने क्लियरली देखा हो, तो x का मतलब है ये सारे 10 के 10। लेकिन जब हम y लेंगे, y में भी दो हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। y0 में हम नॉन कलर लेंगे और y1 में हम कलर्ड वाले ले लेंगे। तो अभी हम x ले रहे हैं जिसमें कंप्लीट आता है, पूरे 10 आते हैं, तो उसमें 1 आने की संभावना 0.1 है, 0.2 है 2 की,
3 की है 0.3 और 4 की है 0.4, और इन सबको जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्मूले में डालेंगे तो आ जाएगा 3। यानी 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 0.1 से, 2 का मल्टीप्लाई 0.2 से, 3 का मल्टीप्लाई 0.3 से, और 4 का मल्टीप्लाई 0.4 से। तो ये वैल्यू आती है 3। यानी कि अगर इस सम में एक काइट को पिकअप किया जाए तो वो काइट पर 3 नंबर लिखा हो, इसकी संभावना ज्यादा है वेटेड एवरेज के हिसाब से। देखिए, इसको हम x इक्वल टू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसा समझिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसकी? x की। कौन सा x? जिसकी कुछ वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज भी वेरिएबल हैं, इसलिए हमने इसको स्मॉल x से डिनोट कर दिया। लेकिन वो वैल्यूज जितनी भी है 1 2 3 4, उसको हमने फंक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं, f इज ए फंक्शन ऑफ, तो म्यू एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन का मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम एक मानेंगे, और वो जो था मीन वो अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। हम जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वो अलग है, और यहाँ जो म्यू एक्स में ले रहा हूं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है, इसको भी हम मीन कहेंगे, मगर ये पॉपुलेशन का मीन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का, इसलिए वेटेड लिया जाता है। इसलिए इसमें हर वैल्यू, हर आइटम का मल्टीप्लीकेशन उसके प्रोबेबिलिटी पर होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन हम कर रहे हैं आई इक्वल टू 1 टू कहां से 1 से लेकर n तक, और एक्स आई का मल्टीप्लाई एफ एक्स आई में, या इसको हम सिंपली एफ एक्स लिख सकते हैं। म्यू एक्स इक्वल टू ई एक्स, ओके, जिसमें एक्स एफ एक्स हमने यहाँ लिखा है। एक्स क्या है? 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और फंक्शन है एफ एक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी। यहाँ फंक्शन क्या बता रहा है? x का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो प्रोबेबिलिटी हमने ले ली, हमने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, तो इसको फंक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज द एवरेज वैल्यू दैट अकर्स इन मेनी रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, वो एक एवरेज होती है, जिसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं, मगर ये तभी आती है जब हम उन एक्सपेरिमेंट्स का बहुत बार ट्रायल लेते हैं, तो उसके आने की संभावना ये हो जाती है। अब आते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स पर। इसका इंटरप्रिटेशन अनचेंज्ड रहेगा, और ये क्यों रहेगा ये हम आगे करेंगे, इसका एक डेरिवेशन भी करेंगे बाद में। लेकिन इसको अभी इतना समझिए कि जैसे अभी हम यहाँ समेशन कर रहे हैं, तो समेशन हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, लेकिन इन 4 वैल्यूज में अगर कंटिन्यूटी होती, ये तो 1 2 3 4 है, अब अगर 1 और 2 के बीच में पॉइंट देखा जाए तो 1.1 भी होता है, 1.12 भी होता है, 1.14 भी होता है, और ऐसे करके कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? अनलिमिटेड। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए समेशन काम नहीं करेगा, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, वो अलग टॉपिक है, हम फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी जो हम अपने इकोनोमेट्रिक्स में कर रहे हैं वो यही है कि हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को ना लेकर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स लेते हैं दोनों रैंडम, लेकिन हम डिस्क्रीट को लेंगे जिसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर सकें। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी, वैसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, जिसका एक एग्जांपल है कि अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लें या पता करना चाहें वेज के बारे में, कि अगर एक व्यक्ति है उसकी वेज कितनी होगी, कब? जब उसने 16 साल की एजुकेशन पूरी की हो, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? वेज की। कब? जब एजुकेशन 16 साल की उम्र की हो, यानी कि एम एक्स हम निकाल क्या रहे हैं? मीन एक्स का। कब? जब वाई हो चुका हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? एक्स की। कब? जब y इक्वल टू वाई हो। मतलब इस तरीके से हम फंक्शन लिख देंगे, यह हमारा y क्या है? y इक्वल टू 16 है। और अगर हम ये वाला अपना एग्जांपल देखें पहले वाला, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की अगर हमको निकालना है, कब? जब y कितना हो? 1 हो। मैंने आपको पहले बताया था y1 का मतलब है कलर्ड वाली काइट्स। कलर्ड वाली काइट्स कितनी है? 4, और 4 में से एक कितना है वो हम देखेंगे। अब x हम ले रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, x जिसमें हमारा फंक्शन है x का। कब? जब y 1 हो। अब देखिए हमने क्या लगा दी यहाँ पर? कंडीशन, और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? फंक्शन ऑफ 1। कब? जब y 1 हो। तो जब y 1 है तो 1 कितने पर लिखा हुआ है? 1 पर।
कितने में से? 4 में से, तो 0.25 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। तो 0.25 का 1 से, 0.25 का 2 से, 0.25 का 3 से, 0.25 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2.5 आया। सब में ही प्रोबेबिलिटी 0.25 इसलिए है क्योंकि इन चारों काइट्स में 1 भी 0.25 की प्रोबेबिलिटी रखता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी, क्योंकि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज नॉट द वैल्यू दैट यू एक्सपेक्ट टू ऑकर इन एनी सिंगल एक्सपेरिमेंट। यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसको मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये एक ही बार में आ गई है। इसको रिपीटेड कई बार जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तब ये एक्सपेक्टेशन आता है, क्योंकि इसकी संभावना तब इतनी होती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की जब y इक्वल टू वाई हो, ठीक है, इसको फंक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये कंडीशनल ना हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की वही आएगी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x की ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ y। यानी y का x पर कोई असर नहीं होगा अनकंडीशन पे। यानी x और y इंडिपेंडेंट होंगे। कब? जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे और x की एक्सपेक्टेशन y के साथ भी उतनी ही आएगी जितनी x की एक्सपेक्टेशन अपने आप में आ रही थी। अब देखते हैं रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। पहला रूल है कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल का फंक्शन लिया जाता है तो वो भी आंसर में रैंडम आता है। अगर कोई जीएक्स फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, तो जीएक्स भी रैंडम आएगा। ऑब्वियसली है, अगर x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो जो जीएक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम जीएक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो जीएक्स का एफएक्स से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वो रैंडम ही आएगा। एफएक्स हमने देखा है पहले। एफएक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी बताता है हमारी। एक्स के साथ हम उसका इंटू करते हैं और सम कर लेते हैं, जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का अभी तक का फॉर्मूला करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। सपोज ए कोई कांस्टेंट है और जीएक्स को हमने ए एक्स मान लिया है। हमारा फंक्शन है ए इंटू एक्स। पहले केवल एक्स होता था, अब ए का भी मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू जीएक्स की निकालनी है तो जीएक्स एफएक्स करना पड़ेगा, यानी ए एक्स एफएक्स करना पड़ेगा, यानी ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, इसलिए ए बाहर आ गया। तो क्या बचा? एक्स एफएक्स, जो कि कुछ नहीं, वही था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो इन शॉर्ट, अगर एक्स की जगह ए एक्स लिखा जाए जिसमें ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाता है। ये कहने का मतलब है। अगर ए और बी दो हैं, ए का एक्स के साथ है और बी अलग से है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हम एक्स की निकालेंगे तो ए तो बाहर आ गया और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की निकलेगी, लेकिन बी क्योंकि एक कांस्टेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं निकल सकती। अगर 10 साल बाद भी अगर आप किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो उतनी की उतनी आएगी, उसमें कोई चेंज तो आ नहीं सकता। जो चीज कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। जो वेरिएबल होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। तो बी का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? तो बी का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? बी ही होगा। इसी तरीके से अगर हम और भी फंक्शंस ले लें g1 g2, तो सबके साथ एक्सपेक्टेशन अलग अलग प्लस हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो सम होता है वो सम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बराबर होता है। वेरिएंस आप लोगों को पता होगा, ये कंटिन्यूअस का या डिस्क्रीट का, दोनों का ही अगर हम देखें तो वेरिएंस है मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, कितना स्प्रेड है हमारा डेटा। अगर किसी एक वेरिएबल एक्स का हमको वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम मीन से, एक्स क्या हो गया है? हमारी एक्स की वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? मीन। उससे जब एक्स माइनस होता है तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको इकोनोमेट्रिक्स में बताया था, एरर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं ऊपर नीचे वाले। तो इसको स्क्वायर कर दिया जाता है। कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आ सकता है, लगभग जीरो के आसपास आ सकता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर करके फिर ऐड करते हैं। तो ये वेरिएंस हो गया। इसको सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर एक्स से डिनोट किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को म्यू या मीन भी बोला जाता है, मगर एक बात ध्यान रखिए, ये पॉपुलेशन मीन है, ये वो अर्थमेटिक मीन नहीं है जब हम एवरेज निकालते थे कि 10 आइटम है तो 10 को प्लस करके 10 से डिवाइड कर दिया। ये मीन वो मीन नहीं है। ये म्यू जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, ये भी मीन है मगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन का मीन है। और वो जो मीन निकलता था अर्थमेटिक, वो एक सैंपल का मीन निकलता था। तो यहां पर ये म्यू हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ही ले रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इस मीन से और अर्थमेटिक मीन से। तो वेरिएंस को हम कैसे लिखते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको किसका लेना है? जी एक्स का, उसका हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली है।
म्यू हमने ई एक्स जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह हमने म्यू लिख दिया है। ओके, अब हम इसको तोड़ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले में। उसके बाद एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, सब में ई लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर म्यू का मतलब भी ई एक्स था, तो हम ई एक्स की जगह म्यू लिख के इसको 2 म्यू स्क्वायर कर देंगे और म्यू स्क्वायर से माइनस कर देंगे, तो एक म्यू स्क्वायर बचेगा। तो ये फॉर्मूला भी हो गया। इसको हम अपने वाले एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। देखिए, ये अगर आप करते जा रहे हैं अपने कॉपी पेन में तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। हमने अभी तक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी इस एग्जाम्पल में, जो कि 3 आई थी, याद होगा आपको। अब हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की भी निकालनी है। म्यू स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। म्यू क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। म्यू क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो आ गई 3, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा। मगर एक्स स्क्वायर का हमको निकालना पड़ेगा अलग से, क्योंकि हमारा एक नया फंक्शन आ गया है, और नए फंक्शन में हम क्या करते हैं, जी एक्स का मल्टीप्लाई एफ एक्स में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जितने भी एक्स हैं उनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे उनके प्रोबेबिलिटीज में और प्लस कर देंगे, तो आ गया 10। ठीक है, अब वेरियांस निकालना है हमको, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 10 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 1। और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता है, स्क्वायर रूट निकाल लिया जाता है वेरियांस का, इसको सिग्मा या सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। तो वेरियांस अगर निकालना हो एक्स प्लस बी का, तो ये आता है ए स्क्वायर वेरियांस ऑफ एक्स। बी कहां गया, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एडिटिव कांस्टेंट जुड़ जाए, अभी हमने ए एक्स लिया था, अब बी भी जोड़ दिया, तो बी का असर वेरियांस पे नहीं होता, कोई एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट हमने जोड़ा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा हमारे वेरिएबल से, यानी ए, उसका असर होता है, वो ए स्क्वायर के रूप में रिजल्ट में आ जाता है। ये एक तरीके का कैलकुलेशन है जो कि आपको याद रखना है। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। y ले लिया हमने ए एक्स प्लस बी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू y की, यानी कि म्यू y क्या होगा, a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी। क्योंकि एक्सपेक्टेशन किस पे लगेगी, केवल x पे लगेगी, b पे लगेगी नहीं, क्योंकि b की एक्सपेक्टेशन b ही होती है। अब एक्सपेक्टेशन की जगह हम म्यू x लिख लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू म्यू x, तो a म्यू x प्लस b। एक्सपेक्टेशन y की हमने निकाल ली। ओके, अब वेरियांस निकालना है ax प्लस बी का, यानी वेरियांस निकालना है y का, तो हम उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। वेरियांस y का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस म्यू y, यानी y में से हम उसके मीन को माइनस कर रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब हमें y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। y की वैल्यू क्या थी हमारी, ax प्लस बी, और माइनस म्यू y की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, ये है म्यू y, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ y, a म्यू x प्लस बी, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान रखिए होल स्क्वायर है, सब में है। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पॉजिटिव बी माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव बी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा ए एक्स माइनस ए म्यू एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें से हम ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन अगर हमको इन दोनों में लगानी है, तो हमको पता है ए स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन किसका होगा, एक्स माइनस म्यू एक्स का, और हमको पता है इसका मतलब क्या होता है, वेरियांस, यानी ए स्क्वायर वेरियांस एक्स, ये ऊपर वाला जो हमने लिखा था, ये प्रूफ हो गया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी चीज हम वेरियांस में जब ऐड करते हैं एज ए कांस्टेंट, उसका असर वेरियांस पे नहीं होगा। लेकिन अगर हम वेरिएबल में इनटू करते हैं तो उसका असर वेरियांस पर होता है, और वो जितना भी हम इनटू कर रहे हैं उसका स्क्वायर हो जाता है। ये एक रूल है, आपको पता होना चाहिए। वेरियांस छोटा हो तो मीन के आसपास रहता है, उसका कर्व ये लंबा वाला आप देख रहे हैं, और वेरियांस अगर ज्यादा हो तो ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है, तो इसकी हाइट भी कम हो जाती है। एक और चीज है, अगर एक्सपेक्टेशन दो वेरिएबल्स की निकाल रहे हैं तो उनको अलग अलग निकाला जा सकता है प्लस करके। ऐसे ही अगर तीन चीजें हैं तो तीनों को अलग कर लेंगे, सी कांस्टेंट है इसलिए वो वैसी की वैसी आ जाएगा, बी बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का हो गया। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों को इस तरीके से लिख देंगे, कोवेरियंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। वेरिएंस देख लिया, अब ये देखना है कि दोनों एक साथ कैसे वेरी करते हैं, या साथ साथ एक जैसे, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े या एक के घटने पर दूसरा भी घटे। इसको कैसे बोल सकते हैं हम, इस ग्राफ में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, और यहां पर बीचों बीच कोई कोवेरियंस नहीं है क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहे। तो कोवेरियंस एक्स और वाई का, जिसको हम सिग्मा एक्स वाई से डिनोट करते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक्स और वाई दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वाई से होगा, एक्स का म्यू वाई से होगा।
तो इस तरीके से आएगा, म्यू एक्स का वाई से, म्यू एक्स का म्यू वाई से, तो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे। उसके बाद हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू एक्स होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई म्यू वाई होता है। इस तरीके से आ गया, एक म्यू एक्स म्यू वाई, एक म्यू एक्स म्यू वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। क्लियर। इस तरीके से कोरिलेशन का भी फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल जो हम अभी तक करते आ रहे थे अपने काइट वाला, इसमें हम एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन इकट्ठा निकालना चाहें तो एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ एक्स वाई, फंक्शन क्या है एक्स वाई का, उसकी प्रोबेबिलिटीज। तो उसको हम अगर प्लस करते हैं, क्योंकि हमने दोनों को साथ में ले लिया है, इसलिए दोनों की एक्सपेक्टेशन 1 आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज सबकी प्लस होने के बाद कितनी आ जाती है, 1। अब जब हम एक्सपेक्टेशन एक्स की निकालेंगे, जब हम निकाल चुके हैं पहले 3, ऐसी वाई की निकालेंगे म्यू वाई, तो आएगा 0.4। और कोवेरियंस अगर हमको एक्स वाई के बीच में निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन एक्स वाई की माइनस म्यू एक्स म्यू वाई। तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई आ गया है 1 और म्यू एक्स म्यू वाई आएगा 3 इंटू 0.4, तो आ जाएगा 0.2। इस तरीके से हम कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं, 0.4082 आ गया। क्लियर। तो कुछ चीजें आप याद रखिए कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो उनके कोवेरियंस या कोरिलेशन 0 ही आएंगे, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन नहीं है तो रिलेशन भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये इंडिपेंडेंट हैं, इनके बीच में 0 कोवेरियंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर नहीं है। मगर कोवेरियंस और कोरिलेशन दोनों में अगर 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट ही है। बात समझिएगा, इंडिपेंडेंट है इसलिए 0 आ गया, दोनों में कोवेरियंस कोरिलेशन। लेकिन अगर कोवेरियंस और कोरिलेशन 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि वो इंडिपेंडेंट है। हो सकता है उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या नॉन लीनियर हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कंसेप्ट है, याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। पहले ax किया, फिर ax प्लस बी किया, अब ax प्लस बी वाई का वेरियंस करेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें अगर ये जो कोवेरियंस एक्स वाई है इंडिपेंडेंट है, तो हमारा दो तरीके से आ जाएगा, प्लस और माइनस में, प्लस में इस तरीके से, माइनस में इस तरीके से। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस एक्स वाई का 0 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है। ये सब जनरल चीजें हैं, आपको याद रखनी है बस। कंडीशनिंग क्या होती है, जॉइंट मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम पहले कर चुके हैं। इसके हिसाब से जब x2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है। इसको यहां देखिए इस टेबल में, y0 और x2 1/10 आ रहा है। ये आप जब निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे आ रहा है। और नीचे आता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, यानी कि 2/10 आएगा। x2 कितने में है, x इक्वल टू 2 कहाँ है, x2 केवल fx देखना है हमको, तो कितना आएगा 2/10। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, अगर हमको वेज निकालनी हो, वेज की एक्सपेक्टेशन जब एजुकेशन 16 साल की हो, तो इसमें कहेंगे हम इसको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, कंडीशनल मीन। लेकिन अगर हम केवल एक्सपेक्टेशन वेज की निकाल रहे हैं जिसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो इसको हम कहेंगे अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन या अनकंडीशनल मीन। ये भी एक नोमेनक्लेचर है, आपको पता होना चाहिए। फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स, जिसमें वाई की वैल्यू वाई दी गई है, उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं एक्स कैन टू एफ एक्स में। अब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों में लिखेंगे, तो हम फंक्शन एक्स का निकाल रहे हैं जब वाई हो चुका हो, क्योंकि ये कंडीशन है। और एफ एक्स वाई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कब, जब वाई इक्वल टू वाई हो। इसी तरीके से अगर हमको वाई का निकालना हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमको एक्स का निकालना है जब वाई 1 हो, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, उसके हिसाब से एक्स 1 से लेकर 4 तक लेंगे, एक्स एफ एक्स कब, जब वाई 1 है, तो 1 का इंटू F1 में, F2 में, F3 में, F4 में, इस तरीके से इंटू होगा। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज 1/4 थी ही, तो ये कुल मिलाकर 10/4 आ गया, जिसको हम 5/2 कर सकते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें आप देख सकते हो जब y 1 है तो x की कौन कौन सी वैल्यू से क्या क्या आएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर y1 की वैल्यूज ये 1/4 1/4 1/4 1/4 लिखी गई हैं। ऐसी जब हम y की लेंगे तो ये वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है। और x0 की वैल्यूज हैं 0, 1/6 2/6 और 3/6, इस तरीके से आ जाएगी। और ऐसे ही जैसा मैंने बताया y की भी आ जाएंगी। तो y की x जब 1 हो तब की वैल्यू 1 है, x जब 2 हो तब y की वैल्यू 1/2 है, x जब 3 हो तो y की वैल्यू 1/3 है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ मैं इन शॉर्ट बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग कर दी है इसकी। आप लोग थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगी। कंडीशन हमने देख ली, अब कंडीशन का वेरियांस भी देख लेते हैं। अगर अनकंडीशनल वेरियांस है तो उसका फॉर्मूला ये बनता है
ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की हम निकाल चुके हैं पहले इस तरीके से। ओके, और इसको जब हम खोलेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की माइनस म्यू स्क्वायर एक्स आ जाता है। ये कैसे आ जाता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये अनकंडीशनल है, अभी मैंने वाई नहीं लगाया, लेकिन अगर जब हम अपने वेजेस में 16 साल का एजुकेशन लगा देंगे तो कंडीशनल वेरिएंस हो जाएगा। तो वहां पर हम कंडीशन में फिर निकालेंगे जो हमने पीछे किया है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। यानी कि वेरिएंस हम वेज का निकालेंगे जब एजुकेशन 16 साल की हो, तो एक्सपेक्टेशन किसका निकलेगा, वेज का, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेज कब, जब एजुकेशन 16 साल की हो का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर यहाँ लिख देंगे एजुकेशन 16 साल की। ये वही फॉर्मूला है जो हम लिख रहे थे अभी तक, उसको मैंने इतना बड़ा करके आपको बता दिया है। ये कंडीशनल वेरिएंस है और कंडीशनल मीन है। ठीक है, यहाँ वेज कौन सा ले रहे हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला, हमको पता है ना, ये जो होता है मीन होता है, तो वेज में से उसका मीन माइनस कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। तो यहाँ कंडीशन लगा दी हमने, ये कंडीशनल मीन हो गई, ये कंडीशनल वेरिएंस हो गया। तो अनकंडीशनल मीन में हमने कंडीशनल मीन जोड़ दिया, अनकंडीशनल मीन को हटा दिया और कंडीशनल मीन जोड़ दी। क्लियर, तो वेरिएंस एक्स का निकालना है जब वाई हो चुका हो, तो इस तरीके से उसको हम लिख देंगे। मेरे ख्याल से पूरे फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू में से उसके मीन को माइनस कर रहे हैं और होल स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ भी हमने पहले भी वही किया था, अब भी वही कर रहे हैं, मगर इसमें हम कंडीशन लगा कर रहे हैं बस, और कोई अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर की हम देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स कब, जब वाई 1 हो चुका हो। तो एक्स स्क्वायर के लिए हम x की वैल्यूज में स्क्वायर लगा देंगे, और y1 वाली हमको पता है 1/4 1/4 1/4 1/4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐड करेंगे जब, तो 15/2 आ जाएगा। तो वेरिएंस के फॉर्मूले में हम डाल देते हैं इसको। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 15/2, एक्सपेक्टेशन की है 5/2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था वेरिएंस का। तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम y इक्वल टू 0 पर भी इसका निकाल सकते हैं। तो 0 पर वैल्यूज कितनी है, 0 1/6 2/6 3/6, और सबका मल्टीप्लिकेशन हमने उसके स्क्वायर से कर दिया, तो 35/3 आ गया। वेरिएंस भी इसी तरीके से हमने 5/9 निकाल दिया। तो ये कुछ बातें थी प्रोबेबिलिटीज की जो आपको पता होना चाहिए, इकोनोमेट्रिक्स में बहुत काम आने वाली हैं। इसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं इसकी, फिर हम आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।